हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने आपको जो पार्ट नंबर 2 था इसका संख्या प्रणाली का, उसका मैंने आपको ट्रिक नंबर 17 बता दिया था। अब ट्रिक नंबर 18 में मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। आपको इसमें मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखें। पहले ये देखते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक क्या है इसमें कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। तो इसमें अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर ये कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 434 है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करो। क्लियर? तो यहाँ देखिए ट्रिक क्या होती है इसमें। आप ये देखो कि वर्गों का योग कितना है, 434, और इसमें कितनी प्राकृत संख्या है, 3। तो 434 में मैं 3 का भाग दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 144, जो कि आप जानते हो 12 का स्क्वायर है। अब जो संख्या यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये, उसको आपको लिखना है बीच में। और क्योंकि ये 3 लगातार प्राकृत थी, तो 12 अगर बीच में है तो इसके आसपास कौन होंगी, 11 और 13। तो आपसे पूछी क्या थी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपकी क्या हो गई यहाँ पर, ये 13। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 3 का जब मैंने भाग 434 में दिया है तो कि आपका 144 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट के अंकों को नहीं लेना होता। और मान लो अगर यहाँ पर जैसे मान लो मेरा भाग देने पे 145 आता, तो भी मैं क्या है कि ये 12 ही लेता, क्योंकि आपको पता है कि 145 किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, 144 और 169। तो आपको हमेशा छोटी वर्ग संख्या वाले की तरफ जाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने पिछली बार ट्रिक बताई आपको कि ये कितना है, 1325, भाग किसका दे रहे हैं, 3 का। तो आप भाग दे के देखोगे 441 आ रहा है। तो 441 सभी को पता है कि किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। अब जो मैंने बताया था कि ये संख्या आएगी बीच में, और फिर 21 के आसपास प्राकृत कौन हो गई, 20 और 22। अब मान लो अगर किसी को आंसर वेरीफाई करना है कि ये आंसर जो आया है वो सही है कि गलत है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। भाई 20 का स्क्वायर क्या हुआ, 400, 21 का 441, 22 का 484, और मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो आपका हो गया 1325, जो कि ये था। तो इस तरह ये हो गया आंसर की जांच। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, आप एग्ज़ाम में ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। तो आप जो भी मान लो ऑप्शन हो उनके वर्गों का योग करके आप ट्राई कर लेना। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं इस ट्रिक में। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 77 है। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ योग कितना है, 77 है। तो 77 में भाग किसका दे रहे हैं, 3 का। तो ये गया आपका कितनी बार, 26 बार। अब मैंने आपको बताया था, ये देखो आपकी 26 किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में है। 26 एक तो 5 के वर्ग 25 और 6 के वर्ग 36 के बीच में आता है। तो हमको इसमें कौन सी लेनी होती है, छोटी संख्या 25। तो आप देख सकते हो कि 25 किसका वर्ग है, 5 का। और जो संख्या यहाँ आएगी उसे कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। और आपके इधर आसपास की कौन कौन सी हो गई, 4 और 6। तो आपसे तीनों पूछी थी, तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 4, 5 और 6। और आंसर को चेक कैसे करते हैं, तीनों के वर्गों का योग कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और तीनों का टोटल हुआ 77, जो कि आपका ये आ गया। क्लियर? अगर मान लो ट्रिक में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें, और 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 19 आपके सामने है, और ये है उत्तरोत्तर श्रेणी का योग हम सीखेंगे। उत्तरोत्तर श्रेणी को कहते हैं सम ऑफ सक्सेसिव सीरीज। ठीक? तो उत्तरोत्तर श्रेणी पहले तो होती क्या है, देखिए ये श्रेणी पहले तो बढ़ती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1, 2, 3 और 49, ये कहाँ तक जा रही, 50 तक। और फिर ये सीरीज घटना स्टार्ट होती है। तो आपको इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल क्या है।
अब देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पहले 1 से लेके मान लो 50 तक का टोटल निकाल लो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और दूसरा मेथड ये कि आप 1 से 49 तक का निकाल लो और बाद में उन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम में आपको पता है इतना टाइम नहीं होता है कि अपन दो ट्रिक इसमें लगाएं। तो मैं आपको बिल्कुल इसकी इजी ट्रिक बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि इस पूरी सीरीज़ में जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है। तो हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 50। तो आपको करना क्या है कि योग निकालने के लिए इस हाईएस्ट नंबर का करना है स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। अब कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 2500 इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, तो आप इस ट्रिक को जोड़ के देख सकते हैं पूरी सीरीज को, आंसर आपका यही आएगा। तो बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है, 1 सेकंड की ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का और बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने फिर से एक उत्तरोत्तर श्रेणी का ले लिया है। 1 2 3 ये 20 तक है और फिर ये सीरीज घटना शुरू हुई तो 20 19 18 से 1 तक गई। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, हाईएस्ट नंबर क्या है इसका 20, और योग के लिए आपको क्या करना है, योग के लिए हमें करना है इसका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400। बिल्कुल आसान है। चलिए ट्रिक नंबर 20 को देख। तो स्टूडेंट्स अगली ट्रिक है हमारी एन सम या विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम ज्ञात करना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग दिया है 330 और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी अगर सम पूछी जाए, ये ध्यान रहे सम में भी यही ट्रिक लगेगी और विषम का क्वेश्चन हो तो उसमें भी यही लगनी है। सबसे बड़ी सम संख्या की ट्रिक है योग अपॉन पद इंटू पद -1। और यहाँ पर अगर मान लो बड़ी पूछी है तो प्लस कर देंगे, छोटी पूछी हो तो माइनस। क्लियर। चलिए इसको वैसे आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि s अपॉन n प्लस n माइनस 1। यहाँ s का मतलब क्या है, सम यानी योग, और n यानी पदों की संख्या। चलिए मैं अब इसमें ये मान रख देता हूँ। तो योग कितना आपका 330 और आपके पद कितने हैं, पद हैं ये आपके 5 लगातार संख्याएं थी तो 5 और प्लस 5 माइनस 1। तो ये 5 से मैंने भाग दिया 66 आ गया, 5 में से 1 गया, ये आपका हो गया 4, 66 और 4 हो गया 70। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ 70। क्लियर। चलते हैं इसी से मिलती जुलती एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, तो सबसे छोटी विषम। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में और पिछले में 2 चेंज किए हैं। एक तो पिछला क्वेश्चन सम का था तो उसकी जगह मैंने ले ली विषम, और दूसरा उसमें पूछी थी सबसे बड़ी, मैंने यहाँ ले ली सबसे छोटी। तो मैंने आपको बताया था सम हो या विषम हो, अपने को जो है वो एक ही क्वेश्चन की ट्रिक लगानी है। तो अपनी जो है क्या ट्रिक थी कि सबसे छोटी विषम संख्या आपको निकालनी हो, तो इसकी ट्रिक आपकी हो जाती है s अपॉन n माइनस n माइनस 1। जबकि आपने देखा कि पहले जब सबसे बड़ी पूछी थी तब अपन ने प्लस लगाया था। क्लियर। चलिए तो s कितना है यहाँ योग 396 और n यानी पद हैं आपके 6 और ये 6 माइनस 1। तो 6 से ये काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 6 से ये 66 बार हो जाएगा और 6 में से ये 1 जाएगा 5, तो ये 66 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा 61। क्लियर। तो ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी विषम। अब देखिए अब कोई स्टूडेंट इन ट्रिक्स को पूरी तरह से अगर सीखना चाहता है तो वो उसको कुछ नहीं करना है, बस इसी में नंबर चेंज करके वो फिर से 1-2 अपनी ओर से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब की बार स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ट्रिक नंबर 21
जिसमें कि संख्या पद्धति में हम मिश्रण का प्रयोग देखेंगे, यूज़ ऑफ एलिगेशन इन नंबर सिस्टम। देखिए इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एलिगेशन का रूल है ये लगभग में आपको जब धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और आपकी जो है काम समय, इतने क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं कि आपको क्या बताएं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि मैं लगभग हर टॉपिक में इस एलिगेशन का यूज़ ज़रूर करूँगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि संख्या पद्धति में मिश्रण का क्या यूज़ है। तो आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि SSC 2011 में भी आया है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। क्लियर। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक प्राप्त किए, मतलब उसने अटेम्प्ट कितने किए क्वेश्चन 75 और उसको नंबर कितने मिले 125, तो वो कह रहा उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया, है ना, कुल कितने सही प्रश्नों को। ये तो सबको पता ही है कि भाई टोटल तो 75 प्रश्नों को हल किया ही है, बात है यहाँ सही प्रश्नों की। तो चलिए देखते हैं इसमें मिश्रण आपकी किस तरह हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं एक तरफ तो लिख लेता हूँ सही और एक तरफ लिख लूँगा गलत। क्लियर। अब आप ये देखो कि इसने कुल कितने प्रश्न किए थे 75, कुल इसने क्वेश्चन किए थे 75। अब इनमें से कुछ सही थे और कुछ गलत थे, यही तो अपने को पता करना है। अब यहाँ आप ये देखो कि अब इसको सही के लिए कितने नंबर मिल रहे थे 4। तो अब आप मान लो कि एक ऐसी कोई सिचुएशन मान के चलें कि अगर मान लो ये सारे ही क्वेश्चन सही कर देता तो 75 × 4 इसको कितने नंबर मिलते 300 + 300। और अब हम ये मान के चलते हैं कि देखिए गलत में इसका क्या था कि गलत के लिए 1 अंक अपन क्या कर रहे थे, इसका काट रहे थे, है ना। तो अब अगर मैं ये मान लूँ कि 75 क्वेश्चन है और ये पूरे ही इसने गलत कर दिए तो इसको कितने नंबर मिलेंगे -75। 1 नंबर कटेगा तो यानी कितने कट जाएंगे -75। अब आप ये देखो इसको नंबर कितने मिले हैं 125। तो 125 नंबर मिलना इस बात का संकेत है कि न तो इसने पूरे सही किए हैं और न इसने पूरे गलत किए हैं, क्योंकि अगर पूरे सही करता तो 300 नंबर आते और पूरे गलत करता तो नंबर आते 75। अब चलिए देखते हैं कि मिश्रण का नियम इसमें क्या कहता है ना। तो यहाँ देखिए करना क्या है, आपको यहाँ लगाना है एलिगेशन रूल। तो ये 300 में से 125 जब मैं माइनस करूँगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 175 और 125 में से -75 माइनस करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 200। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में हैं कि 125 में से 75 माइनस करके ये कैसे आया। तो देखते हैं, जब आप 125 में ये माइनस करोगे तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 125 और 75 ये आपका जुड़कर हो जाएगा 200। आप चाहें तो इसको कोई क्वांटिटी से थोड़ा सा कैंसिल करके इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 5 से चलो कर लेते हैं। तो 5 से ये हो जाएगा 40 और ये 5 से हो जाएगा आपका 35 और आप 5 से दोबारा कर लो तो 8:7। अब ये 8 और 7 रेशियो किसका है, सही और गलत क्वेश्चन का है। तो देखते हैं अब 75 का कैसे इसमें 8 और 7 में बंटवारा होगा। आप ये देखो इसमें कि ये कुल 75 हैं और 8 और 7 का टोटल क्या हुआ 15। ट्रिक पे ध्यान देना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 इकाई है, 15 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है 75। तो इससे अपनी 1 इकाई कितने की आ गई, 1 इकाई आ गई आपकी 15 से मैं कैंसिल करूँगा 5 की। अब आपको पूछा क्या था, सही कि गलत, पूछा था सही। तो सही इकाई कितनी है 8। तो क्लियर है कि 8 इकाई का मान आपका हो जाएगा 8 पंजे 40। तो यानी उसने 75 में से सही प्रश्न कितने सॉल्व किए 40। तो अपने आप ही अगर कोई गलत पूछे तो कितने हो गए 35। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भेड़ और गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ें कितनी हैं। तो ये SSC 2015 में आया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भेड़ और गड़ेरियों के समूह में कितने पैर हैं 16।
16 पैर हैं और सिर की संख्या से जो कि 10 ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर कितने हुए, सिर हुए 6। सिर का मतलब यहाँ भेड़ और गडरियों की कुल संख्या से है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कुल मिला के तो हो गए 6। क्लियर। अब मैं एक तरफ तो लिख लेता हूँ भेड़ और एक तरफ मैंने लिख लिए गडरिया। आप जानते हो कि भेड़ के पैर कितने होते हैं, 2 कि 4? कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो अगर मान लो मैं ये मान लूँ कि मान लो कि सभी इसमें जो ग्रुप है 6 का उसमें सभी भेड़ें ही हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24। गडरिये के पैर कितने होते हैं, 2, तो 6 दूनी 12। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैर हैं वो कितने हैं, 16। तो 16 पैर होने का मतलब है कि न तो पूरे भेड़ें हैं और न पूरे गडरिये हैं, तो ये माइनस कर देंगे। इसी को कहते हैं एलिगेशन। तो 24 में से 16 जाएगा 8 और 16 में से 12 गया 4। 4 से मैं इसको काट दूंगा, ये आपका हो जाएगा 1:2। अब ये 1:2 किसका है, ये है इन कुल 6 का। तो देखते हैं इसमें, आप ये देखो कि यहाँ पर 1 और 2 का टोटल क्या हुआ, 3। इस 3 इकाई की तुलना होगी कुल यानी 6 से। तो 1 इकाई आपकी कितने की आ गई, 1 इकाई आ गई 3 दूनी 6 की। अब पूछी क्या थी आपसे, भेड़। तो भेड़ की आपने कहाँ लिखी है, भेड़ इधर आगे लिखी है, तो इसका मतलब भेड़ का अनुपात क्या होगा, ये 1। तो 1 इकाई का ईमान निकालना था आपको, जो कि आ चुका है कितना, 2। तो भेड़ें कितनी हो गई यहाँ पर, 2। अब कुल कितनी थी, 6। कोई पूछे गडरिये कितने, तो गडरिये हो जाएंगे 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए, कुल 90 सिर का मतलब है कि ये चूहे और कबूतर मिला के हैं टोटल कितने, 90। अब मैंने एक तरफ तो लिख लिए चूहे और एक तरफ लिख लिए कबूतर। अब आप जानते हो चूहे के पैर कितने होते हैं, चूहे के पैर होते हैं 4, है ना। अब आपके सिर कितने यहाँ पर, 90। तो अगर मैं ये मान लूँ कि 90 सिर हैं और ये 90 सिर पूरे चूहों के ही हैं, तो चूहों के पैर कितने हो जाएंगे, 90 चौके 360। और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो कबूतर के मान लो अगर मैं पूरे कबूतर ही मान लूँ तो 90 दूनी 180 पैर होंगे। लेकिन आपके पैर हैं कितने, 224। तो यहाँ चलिए माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 360 में से 24 गया, तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 136। और इधर 224 में से ये 180 माइनस करेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 44। क्लियर। तो यहाँ अब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये चलिए 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 4 से ये गया 11 बार और 4 से ये गया 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी ये आपका 11:35 हो गया, वो 11:34। अब आप ये देखो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 11 और 34 का टोटल हुआ 45। तो 45 इकाई की तुलना कुल यानी किससे होगी, 90 से। तो अब आप देख सकते हो कि 1 इकाई कितने की हो गई, 45 दूनी 90, 1 इकाई हो गई 2 की। क्लियर। अब 1 इकाई 2 की हो गई। अब आपको पूछी क्या थी, कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या किससे आएगी, 34 से। तो यानी आपको 34 इकाई का मान निकालना है। तो 34 दूनी ये आपका हो जाएगा 68। तो आपके कबूतर कितने हो गए, ये आपके हो गए 68। क्लियर। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है ट्रिक नंबर 22, जिसमें कि मैं 2 स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक मैंने ली है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। आप कोई सी भी लेके संख्या चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन आ जाता है जिसमें 2 विषम संख्याएं लिख रही हैं। अब मान लो वो पूछ रहा है कि किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 6 या कुछ और। तो अगर मान लो आपको 8 उस ऑप्शन में दिख जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कोई भी चलिए 2 विषम संख्याएं ले ली लगातार, जैसे मान लो मैंने ले ली 13 और 11। अब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो रहा है ये 169 और 11 का करेंगे तो 121 हो रहा है। अब आप इन दोनों का अगर अंतर करें यहाँ पर, तो ये अंतर आपका हो रहा है आपका 48
और आप देख सकते हैं जब मैं 8 से इसको विभाज्य करूँगा तो 8 से 48 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। क्लियर। चलिए एक ट्रिक और भी है यहाँ पर। अगली ट्रिक है कि दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाज्य होता है। अब दो लगातार सम संख्या कोई सी भी चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि भाई उसने कि भाई 28 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर किससे पूर्णतः भाज्य होगा। मान लो ये किसी ने आपसे पूछ लिया। क्लियर। अब मान लो वहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि भाई 7 से होगा, या मान लो 11 से होगा, या 13 से होगा, या मान लो 4 से होगा। ऐसे मान लो कोई भी ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर जिसको ट्रिक नहीं मालूम है वो क्या करेगा, पहले इनके स्क्वायर करेगा और फिर इनको क्या नाम है फिर माइनस करेगा, तब फिर डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान है कि दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाज्य होता है, तो आप डायरेक्ट ही कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, 4। अब मान लो अगर कोई इसको चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेगा, देखते हैं। आप जानते हो कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। 26 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 676 हो गया। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 0 और ये आपका 108 हो गया। और 108 को आप जानते हो ये 27 × 4 लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो 4 इसमें कॉमन फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब 4 से ही भाज्य है। और अब आप देख रहे हो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, 27। तो जो न तो 7 से भाज्य है, न 11 से, न 13 से। तो अगर हम डायरेक्ट भी करके देखें तो आंसर हमारा वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अब की बार स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है आपके सामने, ट्रिक नंबर 23, परिणामी गुणनफल के अंत में 0 की संख्या निकालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, है ना। तो देखते हैं, यानी वो ये पूछ रहा है कि जब आप 1 से 100 तक इस तरह मान लो अगर कोई गुणा करेगा तो उसके गुणनफल का जो एट लास्ट होगा उसमें लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब आप जानते हो कि अगर किसी को ट्रिक नहीं मालूम तो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 से 100 तक का गुणनफल निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है ना। तो ये काफ़ी टाइम डिले प्रोसीजर है और होनी भी नहीं है वैसे अगर बात करें तो अब इसमें ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक में आपको बताता हूँ। आपको करना ये, जैसे ये लास्ट नंबर है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक जीरो आपकी बच रही है, हो रही 20। तो आपने देखा 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, भागफल 20। अब जो भागफल आया आपको करना ये है कि इसको 5 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये 5 चौके क्या हो गया 20। आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों भागफल को जोड़ देना है। तो 20 ये और 4 ये, तो ये दोनों आपके जुड़कर हो गए 20 और 4 आपके हो गए 24। तो इस तरह शून्यों की संख्या क्या हो गई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1 2 3 से 250 तक गुणा कराए तो पूछ रहा है कितने जीरो इसमें आएंगे। तो ट्रिक क्या थी, लास्ट की संख्या में ट्रिक वही है, 5 से भाग देना है। तो 5 से मैं 250 में भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो लास्ट नंबर है उसमें फिर से आप 5 का भाग दो। अब कितनी बार जा रहा है, 10 बार। चलिए ठीक है, 10 और आ गया। अब फिर 5 का भाग अगले भागफल में दो, आप 10 में दोगे तो कितना 2। आपको करना कुछ नहीं है, बस इन तीनों का टोटल करना। तो 50 और 10 60 और 2 हो गया 62। तो ये कितने जीरो आ गए, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देख स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि 51 से 100 तक अगर हम गुणा करें तो वो कह रहा है परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखते हैं कितने जीरो होंगे इसके अंत में। तो 51 से 100 तक। अब की बार क्या है कि 1 से स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले मैं निकालूंगा 1 से 100 तक कितने जीरो होंगे और उसके बाद निकालूंगा 1 से 50 तक। और मान लो अगर 1 से 100 तक वालों में से मैं 1 से 50 तक निकाल दूं तो आपके कौन से बच जाएंगे, 51 से 100 बच जाएंगे।
तो पहले ये देखिए कि 1 से 100 तक जीरो कैसे पता चलेंगे। भाई लास्ट में कौन है, 100 है, तो इसमें डिवाइड किससे करना है, 5 से। 5 का भाग अगर मैं 100 में करूं तो ये भागफल गया आपका 20 बार। अब 5 का भाग मान लो इस 20 में करें तो आपका ये 4 आ गया। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 20 ये और 4 ये, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर 24। क्लियर। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये कह रहा है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। तो इसमें लास्ट में नंबर क्या है, 50 है। तो 5 का भाग अगर मान लो मैं 50 में करूं तो 5 से 50 में ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 5 का भाग अगर मैं मान लो ये 10 में करूं तो भागफल क्या आएगा, 2। तो 10 ये और 2 ये, तो आपके टोटल कितने हो गए, 10 और 2 ये आपके हो गए 12। क्लियर। तो अब आप देख रहे हो कि 1 से 100 तक कितने जीरो हैं, 24, और 1 से 50 तक कितने, 12। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है इन्हें माइनस। तो आपके 51 से 100 तक जो शून्य आएंगे वो होंगे 24 माइनस 12 यानी 12। क्लियर। ये हुआ फाइनल आंसर। अगली ट्रिक नंबर 24 है आपके सामने। इसमें क्या है, लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में जीरो की संख्या निकालनी है। पिछली बार आप देख रहे थे कि प्राकृत संख्याओं का गुणनफल था, यानी 1 2 3 4 से लगातार चल रही थी, और अब क्या है यहाँ पर सम संख्याओं का गुणनफल है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 2 4 6 8 और ये कहाँ तक गया, 250 तक गया है। तो आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। अब आप ये देखिए कि इसके लास्ट में नंबर क्या है, 250। तो हर बार हम लास्ट नंबर में किसका भाग दे रहे थे, 5 का, लेकिन यहाँ हम लास्ट नंबर में भाग देते हैं 2 का। तो ये आपका 125 बार गया। अब जो ये संख्या आ गई है, अब आपको इसमें 5 से ही भाग देना है, जो कि हर बार आप दे रहे थे। तो ये 5 से मैंने भाग दिया, 25 बार गया। और 5 का भाग अगर मैं ये 25 में दूं तो ये आपका 5 बार आ गया। और 5 का भाग मान लो अगर हम इसमें भागफल कितना है, 5 में करें तो आपका 1 आ गया। लेकिन ये ध्यान रहे, पिछली बार तो ये सारे ही जुड़ रहे थे, लेकिन अब की बार जो है वो शून्य निकालने के लिए आपको बस ये जोड़ने जिनमें 5 का भाग दिया है आपने। तो 5 के भाग किन किन में दिया था, 25, 5 और 1। तो ये आपका टोटल हो रहा है 31। तो यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि 2 से लेकर 250 तक अगर कोई सम संख्याओं का गुणनफल करे तो उसको अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार भी सम संख्याओं का गुणनफल है, और अब की बार ये गुणनफल कहाँ तक लिया है, 2 से लेकर 100 तक लिया है। क्लियर। तो देखते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि अंत में संख्या कौन सी है, 100। तो यहाँ मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा 100 को, जो कि आपका भागफल आया 50। और अब हर बार आपको किससे करना है, 5 से। 5 से अगर मैं 50 में भाग दूँ तो ये आपका 10 आ जाएगा। और 5 से अगर मान लो मैं 10 में भाग दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमें टोटल सिर्फ किनका करना है, जब 5 का भाग दिया है। तो 10 और 2 क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया 12। क्लियर। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि 2 से लेकर 100 तक जो है सम संख्याओं के गुणनफल का आप करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे, 12। और अब हमारी आ रही है इस वीडियो की लास्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 25 आपके सामने है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। चलिए ट्रिक नंबर 25 है कि यदि लगातार विषम संख्याओं को गुणा करें तो परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। तो ये देखिए क्यों नहीं आता शून्य, क्योंकि देखिए कोई भी जीरो लाने के लिए आपको 2 संख्याओं का इंटू चाहिए, 2 का और 5 का। क्योंकि 2 का और 5 का इंटू करोगे तब क्या होगा, 10, तब जाके उसमें क्या आएगी, 0। अगर मान लो 2 भी नहीं हुई तो भी 0 नहीं आएगा, और 5 भी नहीं हुई तो भी 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन मैंने लिया है कि 1 से 1 3 5 से 99 तक के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। तब आप देख रहे हो कि 1 3 5 से 99 तक एक भी राशि ऐसी नहीं है जिसमें कि 2 इंक्लूड हो। तो अगर 2 इंक्लूड नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि 2 ही आए, मान लो 4 आ जाए तो 4 में भी 2 × 2 होता है। मान लो 6 आ जाए तो 6 में भी 2 × 3 होता है, लेकिन 2 होना ज़रूर चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ऐसी राशि नहीं है जिसको मैं 2 के गुणज में लिख सकूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ रहा है कि कितने शून्य आएंगे,
तो ये आएंगे आपके 0, यानी कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब की बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है लास्ट में, आप ध्यान देना कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा ... 10 के गुणनफल के अंत में कितने 0 आएंगे। अब देखो ये तो सबको ही पता है कि 10 का 1 0 तो ये हो ही गया है ना, एक तो 10 का 0 है ही है। चलिए अब आपके पास बची 2 से 9 तक, तो 2 से 9 तक आपको पता है 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो 2 पंजे क्या हुए 10। तब आप देख सकते हो 1 0 ये इसकी आ जाएगी, है ना। तो कुल मिला के आपकी 1 0 ये और 1 पहले से चल रही थी, तो 1 और 1 आपकी 0 कितनी हो गई 2, है ना। तो यानी 2 से 10 तक के गुणनफल में कितने 0 आएंगे आपके 2 0 आएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको अब तक संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के 3 वीडियो में 25 ट्रिक बता दी हैं, और ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। और अगर आप कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन एसएससी हो, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप कोई बैंक एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप टेट की एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सी टेट की हो, यूपी टेट की हो, या मान लो पटवार, या जिन एग्ज़ाम में भी एलिमेंट्री मैथ आता है, तो ये जो अपनी सीरीज़ है वो इन सभी एग्ज़ामों को कवर करेगी। और अगर आप इसके वीडियोस में कंटिन्यू रहते हो तो आपको कोई बुक या किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप बस भैया है कि आपको जब वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे कि मुझे भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।